एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपैटिक्स, इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो इसका चैप्टर 1 है उसे डिटेल के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है फार्माकोथेरेपैटिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये वीडियो आपको सुननी है ध्यान से। नोट्स जो है वो आपको अभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आगे जाकर के आपको नोट्स जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है perfectpharmacy.in उस पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप नोट्स को डाउनलोड करें, उनका प्रिंट आउट निकालें, उनको साइड में रख के फिर वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले तो फार्माकोथेरेपैटिक्स जो है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा फार्माकोथेरेपैटिक्स का। तो फार्माकोथेरेपैटिक्स जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो आता है फार्माकोन, ठीक है, एंड दूसरा आता है थेरेपिया। फार्माकोन जो है इस वर्ड का मतलब होता है ड्रग, मतलब दवाई। थेरेपिया जो है इस वर्ड का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब इलाज करना किसी भी बीमारी का। तो सिंपली फार्माकोथेरेपैटिक्स का मतलब ये हो गया कि दवाई की मदद से किसी भी बीमारी का इलाज करना। बाकी फार्माकोथेरेपैटिक सब्जेक्ट जिसके अंदर हम लोग अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे एंड उनका ट्रीटमेंट दवाइयों की मदद से किस तरीके से हो सकता है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब फार्माकोथेरेपैटिक्स जो इसका डेफिनेशन इसकी क्या होगी, तो फार्माकोथेरेपैटिक्स इज ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिजीज, इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड ट्रीटमेंट। तो सिंपली किसी भी बीमारी से रिलेटेड या उसके इलाज से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी जानकारी है उसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है, उनको हम बता रहे हैं कि आपको ये बीमारी है तो इस तरीके से इसका इलाज हो सकता है। तो मतलब एप्लीकेशन जो होता है इस चीज़ का, इसे अप्लाई करना जो है वो फार्माकोथेरेपैटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब जैसे कोई भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं, ठीक है, तो हर एक पेशेंट जो है वो अलग अलग होता है, हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग होती है। तो एक पर्टिकुलर पेशेंट के अकॉर्डिंग हम एक पर्टिकुलर ड्रग को सिलेक्ट करेंगे कि इस पेशेंट के ऊपर ये ड्रग जो है वो काम करेगी, देन वो कितने डोज में काम करेगी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं। तो वो फार्माकोथेरेपैटिक्स के अंदर आता है। अब कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग एक पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, अब वो ट्रीटमेंट काम ना करे उसके कुछ कारण हो सकते हैं कि पेशेंट जो है वो जो इंस्ट्रक्शन उन्हें दिए गए हैं उसे अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर कभी फार्मासिस्ट के लेवल पे गलती हो सकती है, डॉक्टर के लेवल पे गलती हो सकती है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है उनके पास दवाई का रिजल्ट जो है वो नहीं आता। अब कुछ कारण पेशेंट के नॉन कंप्लायंस के, मतलब पेशेंट जो है वो डॉक्टर के द्वारा या फार्मासिस्ट के द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो ना कर पाए, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि जो भी इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दिए गए हैं, ठीक है, वो उन्हें अच्छे से समझ ही नहीं आए तो फिर वो दवाई को वैसे भी सही से नहीं ले पाएंगे, या फिर उन्हें कोई कन्फ्यूजन हो गया, या फिर कोई चीज़ वो भूल गए। तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पेशेंट जो है वो दवाई को सही तरीके से नहीं ले पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं फार्माकोथेरेपैटिक्स के। मतलब सबसे पहले हम लोग स्कोप की बात करते हैं। तो फार्माकोथेरेपैटिक्स पढ़ने के बाद में फ्यूचर में हमारे वो किस तरीके से काम आ सकती है। तो फार्माकोथेरेपैटिक्स की स्टडी करने के बाद में हमारी नॉलेज एंड स्किल्स जो होती हैं दवाइयों से रिलेटेड, मेनली बीमारियों से रिलेटेड, वो सब जो है वो बढ़ जाती है। तो उसकी मदद से हम लोग क्या है कि सारी की सारी जो दवाइयाँ हैं वो अच्छे तरीके से पेशेंट तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाता है। तो फार्माकोथेरेपैटिक्स की स्टडी के बाद में हमारी नॉलेज एंड स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। देन बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में। पैथोलॉजी से रिलेटेड या फिर डायग्नोस्टिक लैब के अंदर जो भी काम करे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। देन जो रोल ऑफ फार्मासिस्ट होता है एक रिटेल स्टोर के अंदर, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बढ़ती है। क्या होता है फार्माकोथेरेपैटिक्स के अंदर हम लोग बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में अच्छे से समझते हैं, तो उससे हमें समझ आता है कि फार्मासिस्ट का रोल जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जैक्टली फार्मासिस्ट का रोल जो है वो किस तरीके से रहता है कि वो प्रॉपर दवाई जो है दवाई सही डोज में पेशेंट को दे एंड उन्हें सही से समझाए कि वो दवाई उन्हें किस टाइम पे लेनी है, कितने डोज में लेनी है एंड दिन में कितनी बार लेनी है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हम लोग कर पाते हैं फार्माकोथेरेपैटिक्स पढ़ने के बाद में। ठीक है, अब इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब फार्माकोथेरेपैटिक सब्जेक्ट पढ़ने के उद्देश्य क्या होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है एंश्योर करेक्ट एंड रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, मतलब दवाई जो है उनका सही यूज़ जो है उसे एंश्योर करा जाए। एंड रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, मतलब दवाइयों को सही तरीके से यूज़ करा जा रहा है उस चीज़ को भी एंश्योर करा जाए, उस चीज़ को सुनिश्चित करा जाए कि दवाइयों को सही तरीके से और
सही डोज में जो है वो लिया जा रहा है। देन नेक्स्ट आता है प्रिवेंट एंड रिड्यूस ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो भी दवाई की वजह से आती है उन्हें प्रिवेंट करना या फिर कम करना, या फिर दवाई की वजह से जो भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसकी जो भी टॉक्सिसिटी आ रही है, उन सब चीज़ों को कम करना जो है ये भी हमारा फार्माकोथेरेपेटिक्स का ऑब्जेक्टिव रहता है। देन नेक्स्ट यूटिलाइज इंफॉर्मेशन बाय रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करना, यूज़ करना जो है वो भी हमारे पास इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, तो बीमारी जो है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर होती है उस चीज़ को हम लोग अच्छे से इसके बारे में समझ पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एंश्योर पेशेंट कंप्लायंस, मतलब पेशेंट जो है वो दवाई को आराम से ले सके उस चीज़ का हम लोग अच्छे से ध्यान रख पाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड गुड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का एंड जो ज़्यादा इफेक्टिव हो ऐसा ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स के नॉलेज होने के बाद में, ठीक है। एंड सही कॉस्ट पर हम लोग दवाई जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये हमारे कुछ स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स थे फार्माकोथेरेपेटिक्स के। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारे पास आएगा रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। तो सबसे पहले हम लोग सिंपली समझ लेते हैं कि रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है। तो रैशनल यूज़ का मतलब है कि दवाइयों को सही तरीके से यूज़ करना, मतलब जो भी दवाई एक पेशेंट को दी जा रही है वो उसके क्लिनिकल नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है, उस पर्टिकुलर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सही डोज में होनी चाहिए, सही टाइम पर उसे दी जानी चाहिए, सबसे कम कॉस्ट में उसे वो दवाई जो है वो अवेलेबल करानी है। तो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का सिंपली मतलब होता है कि एक पेशेंट को दवाई जो है वो सबसे सही तरीके से जो उसकी बॉडी पर अच्छे से एक्ट करे एंड किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट कॉज ना करे, उस तरीके से जो है दवाई पेशेंट को दी जाए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन जो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, it is defined as patients receive medications that are appropriate to their clinical needs in doses that meet their own individual requirements for an adequate time and at the lowest cost to them and their community। तो रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब यह है कि पेशेंट जो है उन्हें दवाई मिले जो कि उनके क्लिनिकल नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उनके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका डोज हो, सही टाइम पे उन्हें दवाई दी जाए, सबसे कम कॉस्ट पर वो दवाई उन्हें मिले, ठीक है। तो ये सिंपली रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन की डेफिनेशन होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास में 3 पॉइंट्स आते हैं जिनकी मदद से रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है उसे प्रमोट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिटी के अंदर या किसी भी जगह पर रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है वो हो सके, मतलब दवाइयों को सही तरीके से यूज़ करा जाए, उसके लिए हमारे पास में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला आता है स्ट्रैटेजी एंड मॉनिटरिंग फॉर रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, मतलब दवाइयों का सही यूज़ हो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाए एंड उन्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करा जाए। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है हेल्थ प्रोफेशनल शुड इम्प्लीमेंट रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, उन्हें रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन जो है उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब काम में लाना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है वो सही से दवाई को यूज़ करेंगे एंड सही से दवाई को पेशेंट तक पहुंचाएंगे तो अपने आप ही दवाइयाँ जो है वो सही तरीके से यूज़ होंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर्स शुड यूज़ द मेडिसिन रैशनली, मतलब पेशेंट्स जो है उन्हें भी सही तरीके से दवाई को यूज़ करना चाहिए, कभी भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी चाहिए। जितने डोज में उनकी बॉडी दवाई को झेल सकती है, इफेक्ट देगी जितने डोज में, उतने ही डोज के अंदर दवाई लेनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से दवाइयों के रैशनल यूज़ को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्टेप्स फॉर रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, मतलब दवाइयों का सही तरीके से यूज़ करने के लिए हमारे पास स्टेप्स क्या क्या रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब पेशेंट हमारे पास में आए, उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या दिक्कत है, तो उसके बेसिस पे हमें प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करनी है, पता लगानी है। सेकेंड स्टेप आता है डायग्नोसिस। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम जो हमें पता लगी है उससे रिलेटेड हमें कोई भी एक्सरे करना है, CT स्कैन करना है, MRI करना है, फिर सोनोग्राफी करनी है, ऐसा कोई भी डायग्नोसिस अगर हमें करना है तो वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ पॉसिबल इंटरवेंशंस। अब डायग्नोसिस हमने कर लिया, उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि जो भी दिक्कत है वो उसके लिए हमें दवाई देनी है या दवाई नहीं देनी, क्या चेंजेस पेशेंट के अंदर लाने जिससे कि वो दिक्कत जो है वो ठीक हो सके। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट इनिशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि दिक्कत हमें पता चल गई, अब उसे ठीक हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। अगर हमें दवाई देनी है तो उसका प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हम लोग लिख देंगे, कौन कौन सी दवाई देनी है, कितने कितने डोज में देनी है, कितने टाइम तक के लिए लेनी है, तो ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है यूज एंड साइड इफेक्ट्स। तो जो भी दवाइयाँ हमने दी है, ठीक है, उससे रिलेटेड
क्या क्या उसके एक्शन बॉडी पर आएंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या साइड इफेक्ट दवाई की वजह से हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को एक जगह पर लिख कर रखनी है। लास्ट में मॉनिटरिंग द पेशेंट को हम लोग मॉनिटर करेंगे कि उनके अंदर कोई साइड इफेक्ट जो है वो तो देखने को नहीं मिल रहा, कोई सीरियस साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा कि दवाई अभी हमें बंद करनी पड़ेगी ऐसा कुछ, ठीक है। तो रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के लिए हमारे पास ये 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, देन उसे डायग्नोस करना होता है, मतलब कोई भी स्कैन वगैरह करके चेक करना होता है। देन लिस्ट ऑफ पॉसिबल इंटरवेंशंस, मतलब वो बीमारी क्या है वो हमें पता चल गया, उसके बाद में हम उसे ट्रीट किस तरीके से करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे वो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद में ट्रीटमेंट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन जो भी ट्रीटमेंट हमने दिया है उससे रिलेटेड क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या उसके किस तरीके से वो उनकी बॉडी पर एक्ट करेगा, पेशेंट की बॉडी पर, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। लास्ट में पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कि उसके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट जो है वो दवाइयों का आ रहा है। तो अभी तक तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन किस तरीके से होगा। अब इरैशनल यूज़ मतलब गलत तरीके से दवाई यूज़ हो रही है तो उसके लिए क्या क्या कारण जो है वो हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है डिस्पेंसिंग, मतलब फार्मासिस्ट ने जब दवाई पेशेंट को दी तो उस टाइम पर उन्होंने कोई गलती कर दी, या तो उनके पास अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उसकी वजह से उन्होंने पेशेंट को कुछ गलत चीज़ बता दी, तो उसकी वजह से दवाई का गलत यूज़ हो सकता है। सेकेंड आता है डॉक्टर। तो क्या होता है, डॉक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है या फिर बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं तो उन्होंने गलती से कोई गलत दवाई जो है वो प्रेस्क्राइब कर दी, तो ये कारण हो सकता है गलत दवाई यूज़ होने का। देन हेल्थ सिस्टम, तो हेल्थ सिस्टम के अंदर जैसे जिन लोगों के पास दवाई को स्टोर करने का, बनाने का, ये सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनके लेवल पर कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर जो है हमारे पास में इरैशनल यूज़ जो है दवाई का हो सकता है। नेक्स्ट आता है पेशेंट एंड कम्युनिटी। तो पेशेंट जो है उन्हें समझ में नहीं आया कि दवाई किस तरीके से लेनी है, उनकी सुनने में कुछ गलती हो गई या फिर वो घर जा कर के भूल गए, तो पेशेंट के लेवल पर भी गलतियां हो सकती है जिसकी वजह से दवाइयों का गलत यूज़ जो है वो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में नया टॉपिक आएगा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके नाम से जो हमें पता चल रहा है कि किसी पेशेंट को कोई बीमारी हुई, ठीक है, एंड उसका इलाज किस तरीके से करा गया है वो सब चीज़ें रिसर्चर्स ने लिख करके प्रॉपर पॉइंट्स के साथ में लिख करके रख दी। तो अब आज किसी को बीमारी होगी तो हम उस रिसर्च को, वो जो पेपर उन्होंने लिख करके रखा है कि इस बीमारी का हम लोगों ने इस तरीके से इलाज करा था, तो उस चीज़ को हम लोग रेफरेंस लेकर के आज जो हमारे पास पेशेंट आए हैं वहाँ पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मतलब पहले से रिसर्च हो रखी है या उन सब के बेसिस पर हमारे पास एविडेंस है, उसके बेसिस पर हम आज की डेट में दवाई पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसे हम सिंपली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कह सकते हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, evidence based medicine is defined as a systematic approach to solving clinical problems using the integration of available research evidence, clinical expertise and patient values। तो evidence based medicine जो है एक systematic approach होती है कोई भी क्लिनिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, मतलब कोई पेशेंट हमारे पास आया तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे पास पहले से रिसर्च एविडेंस अवेलेबल है, ठीक है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज जो अवेलेबल है, मतलब हमारे पास ऑलरेडी जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल है, एंड पेशेंट जो है उनकी जो वैल्यूज़ है, मतलब पेशेंट जो है उनकी क्या कंडीशन है, इन सब चीज़ों को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। मतलब आज हमारे पास एक कोई पेशेंट आए, उन्हें ठीक करने के लिए हम लोग पहले से जो हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है, क्लिनिकल एक्सपर्टीज जो अवेलेबल है, पेशेंट की जो वैल्यूज़ अवेलेबल है, उन सबको हम लोग इंटीग्रेट करके उस पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसे हम लोग सिंपली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, ठीक है। अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है इसका ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास में क्या होता है, सबसे फर्स्ट आता है इंप्रूविंग पेशेंट केयर एंड आउटकम्स। मतलब जो भी नॉलेज हमारे पास में पहले से अवेलेबल है, रिसर्च अवेलेबल है, जो हमारे पास पहले से एक जगह पर साइड में रखी हुई है, ठीक है, उसे यूज़ करके हम लोग आज जो हमारे पास पेशेंट आए हैं, ठीक है, उनकी केयर हम लोग बेटर तरीके से कर सकते हैं, उससे अच्छे रिजल्ट्स, मतलब पेशेंट जो है उन्हें बेटर तरीके से जल्दी हम लोग ठीक कर सकते हैं पहले से हमारे पास जो एविडेंस प्रेजेंट है उनके बेसिस पर, ठीक है। सेकेंड आता है आइडेंटिफाइंग बेस्ट इन्फॉर्मेशन टू रिजॉल्व प्रॉब्लम। अब कोई एक पेशेंट आया, ठीक है, उन्हें कोई पर्टिकुलर बीमारी है, उससे रिलेटेड हमारे पास 2-3 रिसर्च एंड एविडेंस अवेलेबल है, तो उनको हम अच्छे से स्टडी करके बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन इंटीग्रेटिंग एविडेंस इनटू मेडिकल प्लान्स, मतलब पहले से जो भी एविडेंस हमारे पास में प्रेजेंट है उन्हें हम लोग यूज़ करेंगे एंड अभी हम उस पेशेंट के इलाज के अंदर, उसके प्लान के अंदर उस चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो हमारे पास में है, ठीक है, इसे हम लोग यूज़ किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास में एक 5 स्टेप मॉडल जो है वो होता है। तो 5 स्टेप मॉडल फॉर अप्लाइंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पेशेंट हमारे पास में आए हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमारे पास 5 स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट आता है फॉर्मुलेटिंग आंसरेबल क्लिनिकल क्वेश्चंस, मतलब सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस तैयार करेंगे जो हम उन पेशेंट से पूछेंगे, जिसकी वजह से हमें कुछ आंसर्स हमारे मिलेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग आगे रिसर्च जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस हम लोग को बनाने हैं जो कि हम लोग एक पेशेंट से पूछेंगे। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग द एविडेंस। अब इसके बाद में हम लोग रिसर्च जो है वो परफॉर्म करेंगे एंड उसके बेसिस पर एविडेंस जो है वो निकालेंगे जो भी हमारे काम के हैं, जो भी उस पेशेंट की बीमारी से रिलेटेड रहेंगे। नेक्स्ट आता है असेसिंग द एविडेंस, मतलब अब इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे जो भी हमारे पास में एविडेंस आए हैं, ठीक है, वो सही है नहीं है, वो हमारे पास कहाँ पर काम आ सकते हैं, उनकी वैलिडिटी क्या है, उसे हम लोग अच्छे से चेक करेंगे। एसेस का मतलब होता है चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अप्लाइंग द एविडेंस। अब हमें एविडेंस मिल गया, उसे हमने अच्छे से चेक भी कर लिया, तो फाइनली अब हम उसे अप्लाई करेंगे, उसे यूज़ करेंगे जो हमारे पास पेशेंट आए हैं उन्हें ठीक करने में। अब लास्ट पॉइंट आता है इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब ये है कि टाइम टू टाइम हमें जो भी हम लोग यहाँ पर ये 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, टाइम टू टाइम हमें चेक करते रहना है कि इसके अंदर हमें किसी तरह की कोई अपडेट तो नहीं करनी, कोई इंप्रूवमेंट तो नहीं करना है, हम जो स्टेप्स फॉलो करें वो सही है या नहीं है। तो परफॉर्मेंस जो है उसे इवेल्युएट करना, मतलब ये सारे के सारे स्टेप्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहना एंड जो हम लोगों ने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का यूज़ करा है वो भी सही तरीके से उसका रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ों को चेक हम लोग इस स्टेप के अंदर करते हैं। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को यूज़ में लाने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास हर एक कंट्री की एसेंशियल मेडिसिन, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो वाली मेडिसिन की लिस्ट जो है वो बनाई जाती है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि एसेंशियल मेडिसिन जो हैं वो क्या होती हैं। तो एसेंशियल मेडिसिन जो हैं ये जनरली ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो डेली बेसिस पर काम आती है, मतलब जो बहुत ही कॉमन बीमारियों की दवाई होती हैं, जो नॉर्मल प्राइस पे अवेलेबल होनी चाहिए एंड एडल्ट के लिए जितना डोज चाहिए उतने डोज में अवेलेबल होनी चाहिए, चाइल्ड के लिए जितना डोज चाहिए उतने डोज में अवेलेबल होनी चाहिए, सभी टाइम्स पर अवेलेबल होनी चाहिए, सही प्राइस में अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Essential medicines are the medicines that satisfy the primary healthcare needs of the majority of population, making it necessary for them to be available at all times and in adequate quantities and appropriate dosage form. मतलब ऐसी दवाइयाँ जो क्या करेंगी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स होती है ज़्यादातर पॉपुलेशन की, उसे सेटिस्फाई करती हैं। तो एसेंशियल मेडिसिन जो है सिंपली ऐसी दवाइयाँ होंगी जो प्राइमरी मतलब कॉमन हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरतें होती हैं ज़्यादातर पॉपुलेशन की, उसे सेटिस्फाई करती है, उसे पूरा करती हैं एंड वो दवाइयाँ सभी टाइम्स पर अवेलेबल होती हैं, सही क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होती हैं, सही डोजेज फॉर्म में सारे टाइम पर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो सिंपली एसेंशियल मेडिसिन जो हैं ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि सही प्राइस पे, सही डोज में, सही क्वांटिटी में, ज़्यादातर टाइम पर, ज़्यादातर जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होती हैं कि ज़्यादातर पॉपुलेशन को जनरली नॉर्मली हमेशा काम आती हैं, ठीक है। अब एसेंशियल मेडिसिन जो हैं इन्हें सेलेक्ट करा जाता है उनकी सेफ्टी के एविडेंस के बेसिस पे कि वो कितनी सेफ़ हैं, कितनी एफिशिएंट है एंड उनकी कॉस्ट जो है वो भी इस तरह से होनी चाहिए कि सभी लोगों से परचेज कर सकें। देन एसेंशियल मेडिसिन जो है वो सभी टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए, सही डोजेज फॉर्म में अवेलेबल होनी चाहिए, सही क्वालिटी में एंड सही प्राइस पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है इंडिया की जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है उसे नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कहा जाता है। ये लास्ट 2022 में जो है ये अपडेट हुई थी। तो एसेंशियल मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो सभी लोगों के काम आती है, तो इस वजह से ये लिस्ट जो है ये ट्रीटमेंट गाइडलाइन से रिलेटेड होती है एंड ये क्या है पब्लिक सेक्टर के अंदर यूज़ होती है, क्योंकि वो दवाइयाँ सभी लोगों के द्वारा यूज़ होती हैं। अब जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट होती है ये हर एक कंट्री के लिए अलग अलग होनी चाहिए, हर एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग क्लाइमेट होता है, अलग अलग नेचर होता है, वहाँ का अलग अलग खान पान होता है, तो इस वजह से बीमारियाँ भी अलग अलग होती हैं। तो इस वजह से हर एक कंट्री की अलग से एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट होनी चाहिए। अब इंडिया की जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है जो कि 2022 के अंदर अपडेट करी गई थी, इसके अंदर टोटल 384 मेडिसिन जो हैं वो थी, जिनमें से कुछ दवाइयों का नाम जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो
कुछ मेडिसिन का नाम हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जैसे कि पिलोकार्पिन हो गई, मैग्नीशियम सल्फेट हो गई, डायजेपाम हो गई, नेलोक्सोन हो गई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो गई, डाइक्लोफिनेक हो गई, मॉर्फिन हो गई, हेलोथिन हो गई। ठीक है, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एसेंशियल मेडिसिन होती हैं, इनके नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के अंदर इंक्लूडेड है। अब फर्स्ट यूनिट के अंदर एक लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, इनके नाम से जैसे हमें पता चल रहा है कि ये ट्रीटमेंट मतलब किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जिनके पास में किसी पर्टिकुलर चीज़ की एक्सपर्टीज़ होती है, मतलब जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बना देते हैं जिन्हें सभी लोगों को फॉलो करना होता है। जैसे कोई बहुत ही एक्सपर्ट इंसान है, उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ पे अच्छे से रिसर्च करी है, ठीक है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन बना दी। अब आज की डेट में वो बीमारी किसी को भी होगी तो जो डॉक्टर हैं वो उस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इसकी डेफिनेशन आती है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, जिन्हें कि प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसीज़ या फिर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी कह सकते हैं। दीज आर रिटन स्टेटमेंट डेवलप्ड सिस्टमैटिकली टू हेल्प हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स टू डिसाइड एंड चूज द अप्रोप्रिएट थेरेपी एंड हेल्थ केयर फॉर अ पर्टिकुलर क्लिनिकल प्रॉब्लम। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, जिन्हें प्रिस्क्राइबिंग पॉलिसीज, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी कहा जाता है, ये क्या होती है, रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि सिस्टमैटिकली बनाई जाती हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स मतलब डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इन सबको मदद करने के लिए, जिससे कि क्या करें, ये कोई भी एक पर्टिकुलर क्लिनिकल प्रॉब्लम या पर्टिकुलर बीमारी है, ठीक है, तो उसके लिए सही थेरेपी को चूज़ कर सके, डिसाइड कर सके, उसके लिए जो है ये बनाई जाती है। तो सिंपली स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो है ये रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब ये लिखित में स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें सिस्टमैटिकली डेवलप करा जाता है डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, इन सब के काम में आने के लिए कि मतलब कोई पेशेंट हमारे पास आया, उन्होंने बताया कि हमें ये दिक्कत है, ठीक है, तो उन्हें सही ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड कर सके, उसके लिए हमारे पास में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जो हैं वो दी हुई होती हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, मतलब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को सही तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो उसके लिए उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ठीक है, उससे हमें फ़ायदे क्या होंगे अगर हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को अच्छे से यूज़ में लेके आए तो इसके फ़ायदे जो है वो पेशेंट को भी होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी होते हैं, सप्लाई मैनेजर्स को भी होते हैं, हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स को भी होते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को क्या फ़ायदा होगा कि पेशेंट जो है वो मान लो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए कहीं दूर से दवाई लेने के लिए जा रहा है, तो अगर डॉक्टर, दोनों ही डॉक्टर जो है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे तो पेशेंट जो है वो अपने घर के पास से भी दवाई ले सकता है, दूर से भी ले सकता है, जहाँ उसे जब ठीक लगे वो वहाँ से दवाई ले पाएगा, क्योंकि अगर जो डॉक्टर है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन को फॉलो करा होगा, मतलब दोनों डॉक्टर सेम ही दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, तो पेशेंट जो है उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा दवाई तक पहुंचना। ठीक है, एंड दवाइयों की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि सभी डॉक्टर सेम दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे, एंड ओवरऑल क्या होगा कि पेशेंट जो है वो सही प्राइस पे दवाइयों को ले पाएगा, एंड पेशेंट के लिए ये चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहेगी। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो इन्हें क्या फ़ायदे होते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के? पहला तो यह है कि कोई भी बीमारी वाला पेशेंट उनके पास आए तो उनके पास एक स्टैंडर्ड गाइडेंस रहेगी कि हाँ, अगर किसी को ये बीमारी है तो हमें उसके लिए ये ट्रीटमेंट देना है, या किसी को हाइपरटेंशन है तो ये ट्रीटमेंट देंगे, डायबिटीज़ है तो ये ट्रीटमेंट देंगे। तो इस तरीके से एक गाइडलाइन जो है उनके पास पहले से स्टैंडर्ड के रूप में अवेलेबल होती है, तो इससे उन्हें हेल्प जो है वो मिल जाती है। नेक्स्ट आते हैं सप्लाई मैनेजर्स, मतलब जो दवाई जो है वो डॉक्टर्स तक, फार्मासिस्ट तक पहुंचाते हैं, वो होते हैं सप्लाई मैनेजर्स। तो इनको क्या हेल्प मिलेगी कि सभी डॉक्टर सेम ही दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो बल्क में दवाइयों को बना करके रख सकते हैं, पहले से पैक करके रख सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी ऑर्डर आएगा उन्हीं दवाइयों का आएगा। तो सप्लाई मैनेजर्स को भी कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट होता है। नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर पॉलिसी मेकर्स, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी वगैरह बनाने वाले लोग होते हैं, तो उन्हें क्या बेनिफिट होता है कि जो भी फंड होता है सिस्टम के पास अवेलेबल, हेल्थ के पॉलिसी मेकर्स के पास जो भी फंड अवेलेबल होता है उसे वो सही तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं, एंड हेल्थ के पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा काम में आती हैं, ये दवाइयाँ नहीं आती हैं, तो उस हिसाब से जो है वो जो भी उनके पास में फंड रहेगा उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे डायरिया डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रोग्राम्स वगैरह वो कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सभी डॉक्टर्स वगैरह को भी नॉलेज वगैरह जो है वो अच्छे से मिले। तो ये थे बेनिफिट्स अगर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को अच्छे से
इम्प्लीमेंट करा जाए, अच्छे से यूज़ में लिया जाए, तो उससे अलग अलग लोगों को क्या क्या बेनिफिट होंगे। नाउ लास्ट पॉइंट आता है की फीचर्स ऑफ सक्सेसफुल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन मैनुअल। मतलब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन की जो एक मैनुअल बनाई जाएगी, ठीक है, उसके की फीचर्स क्या होने चाहिए जिससे कि जो मैनुअल है वो सक्सेसफुल हो सके। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि जो मैनुअल बनाई जाए वो सिंपल होनी चाहिए, उसमें पर्टिकुलर डिजीज़ होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी बीमारियाँ सारी उसके अंदर डाल दी, जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती हैं एंड कंडीशंस होती है वही उसके अंदर लिखनी होगी, ठीक है। एंड हर एक कंडीशन जो है उसके अच्छे से फीचर्स उसके जो भी हैं वो सब वहाँ पर मेंशन करने होंगे। देन उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट क्या होगा, दवाइयाँ क्या यूज़ करनी होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्लियर तरीके से जो है वहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। सेकेंड आता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी किस तरीके से आएगी कि पहली चीज़ तो उस मैनुअल को टाइम टू टाइम अपडेट करना, और वो भी अपडेट करवाना है जो एक्सपर्ट लोग हैं उस फील्ड के अंदर उनके द्वारा, ठीक है। तो एक्सपर्ट लोग टाइम टू टाइम उसे अपडेट करेंगे तो उससे उस मैनुअल की क्रेडिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है रेगुलर अपडेट। टाइम टू टाइम जो भी दवाइयों के अंदर या जिन भी चीज़ों के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो सब चीज़ों को यहाँ पर टाइम से अपडेट करना ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी मैनुअल है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रह पाएगी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटी लेवल्स। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी के जो अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, नर्सेज हो गए, सभी के लिए क्या है कि ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड बनाने होंगे। तो सभी के लिए ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड बनाने होंगे एंड सभी के लिए सेम ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स जो है वो रहने चाहिए, ठीक है। डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट सभी जो है उस मैनुअल को देखेंगे एंड सेम चीज़ जो है वो सबके सब प्रेस्क्राइब करेंगे। एंड जैसे डॉक्टर ने कोई पर्टिकुलर दवाई प्रेस्क्राइब करी तो फार्मासिस्ट को भी पता होना चाहिए कि ये दवाई इस चीज़ के लिए प्रेस्क्राइब करी एंड इस डोज के अंदर जो है दवाई इस तरीके से दी जाएगी। तो इसलिए ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड्स जो है सभी हेल्थ के फैसिलिटी लेवल्स के लिए सेम होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लाइन थेरेपी मतलब सबसे पहले किसी भी बीमारी के लिए जो दवाई दी जाएगी वो सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मेडिसिन सप्लाई बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। तो दवाइयाँ जिसे भी दी जाए वो स्टैंडर्ड के बेसिस पर, मतलब जो चीज़ सेट करी गई है एक स्टैंडर्ड के रूप में उसके बेसिस पर ही सबको दवाइयाँ जो है वो सप्लाई करनी होगी। लास्ट आता है यूज़र फ्रेंडली। जो मैनुअल बनेगी वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोटी हो, बहुत बड़ी बुक के रूप में हो तो उसे लोग कैरी ही ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी सी बुक होनी चाहिए, ठीक है। एंड इस तरीके की होनी चाहिए कि वो ज़्यादा टाइम तक चल सके। तो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, पॉकेट में आ सके, इस तरह की वो मैनुअल होनी चाहिए जिससे वो आसानी से कहीं पर भी यूज़ करी जा सके एंड कहीं पर भी लाई या ले जाई जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है फार्माकोथेरेपेटिक्स का वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।